Hello learners, welcome to my channel Enlighten Knowledge. Today we are going to start the series of MCQ of Economics. इकोनॉमिक्स आपका बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका NTA UGC नेट जो पेपर 2 है इकोनॉमिक्स का, उसकी ये MCQ सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। आपको पता ही होगा कि MCQ जितने आप लोग सॉल्व करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही एग्ज़ाम आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारी MCQ सीरीज पार्ट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द शॉर्ट रन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी जब हम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में। फर्स्ट ऑप्शन है आपकी प्राइस ग्रेटर होगा मार्जिनल रेवेन्यू से, प्राइस इक्वल हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू के, या फिर प्राइस इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के, एंड फोर्थ वन इज प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक कर्व की हेल्प से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम पता है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इसकी दोनों कर्व्स। यहाँ पर हमारा आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू और ऊपर की तरफ आ जाता है हमारा एवरेज रेवेन्यू। अब हमें प्राइस से रिलेट करवाना है। अगर हम यहाँ पे प्राइस लेते हैं और नीचे हमारी क्वांटिटी होती है, सपोज यहाँ पे प्राइस आपका 5 है, क्वांटिटी आप ले रहे हो 2। अब क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी अगर आपको 3 करनी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि मोनोपोली अपनी क्वांटिटी को अगर बेचना ज़्यादा चाहता है तो उसको प्राइस को कम करना पड़ जाता है। मतलब वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे आ गया। अब हमें यही ध्यान देना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन लागू हो पा रही है। तो उस वजह से हम लोग टेबल की हेल्प से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी चीज़ का प्राइस एंड क्वांटिटी दे रखी है, वहाँ से हम लोग टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू को ढूंढ लेते हैं। जब प्राइस आपका 5 था, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी में, प्राइस 5 था, क्वांटिटी 2 ले रहे थे, प्राइस 4 हुआ, कम हुआ, क्वांटिटी आपने बढ़ा दी। जैसे जैसे क्या है प्राइस कम होता जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। और टोटल रेवेन्यू ढूंढने का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर आ जाएगा 10। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे ढूंढा जाता है कि यहाँ से आप लोग माइनस करके, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि 10 के ऊपर कुछ नहीं है, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 12 0, एंड 10 माइनस 12 आ जाएगा आपका माइनस का 2। इसका मतलब जो हमारा प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, हमें क्या मिल रहा है कि हर ये जो रेवेन्यू जैसे जैसे प्राइस को कम करते हैं, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ही कम होता जा रहा है, क्योंकि ये एडिशनल रेवेन्यू है कि एक क्वांटिटी सॉल्ड आउट करने से आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है। इसका मतलब हर कंडीशन में आपकी जो प्राइस है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा ही रहेगा। इसका यही रीज़न है, जब आप एडिशनल यूनिट को सोल्ड करना चाहते हो, प्राइस आपको कम करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जब आप मार्जिनल रेवेन्यू को ढूंढते हो वो प्राइस से कम होता जाता है। सो आपका आंसर हो जाएगा 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया कि प्राइस हमेशा ग्रेटर होता है मार्जिनल रेवेन्यू में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में कंसेप्ट है और दूसरे में इकोनॉमिस्ट के नाम है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रॉफिट एज अ डायनामिक सरप्लस, प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर इनोवेशन। थर्ड, प्रॉफिट रिवार्ड है अनसर्टेनिटी बिनिंग का, और प्रॉफिट आपका राइज होता है मोनोपोली पावर इंजॉयड बाय प्रोड्यूसर्स। इकोनॉमिस्ट के नाम है जे शूमपीटर, एम कैलेकी, FH नाइट एंड JB क्लार्क। तो सबसे इजी ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो। जो आपका प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर इनोवेशन है, ये आपको पता ही होगा, जे शूमपीटर ने दिया था ये वाला कंसेप्ट, मतलब बी का फर्स्ट हो चुका है, ये आ जाएगा। अब देख लो जो बी में आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन किस किस में दे रखी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब थर्ड और फोर्थ तो ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एज अ डायनामिक सरप्लस, ये आपका दिया था JB क्लार्क ने। इसका मतलब ए का हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन, ये रहा, मतलब सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बेरिंग,
अनसर्टेनिटी बीरिंग प्रॉफिट का रिवार्ड है वो FH नाइट का ही था यहाँ पर, और M कैलिकी का रह गया मोनोपली पावर वाला। इसका मतलब आपका जो सेकंड आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। और बाकी भी मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड ही प्रॉफिट की बाकी थ्योरीज भी पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट है आपकी रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट आपकी दी थी फ्रांसिस एल वॉलकर ने, फ्रांसिस एल वॉलकर। सेकंड हम थ्योरी कर लेते हैं वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये सारी प्रॉफिट्स की ही थ्योरी पूछी गई हैं, ये आपकी दी थी टॉसिंग ने। थर्ड वन आपकी है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। रिस्क थ्योरी दी थी हॉले ने। या आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी लास्ट जो रह जाती है मोनोपली प्रॉफिट की थ्योरी। ये आपकी मोनोपली प्रॉफिट की थ्योरी ये दी थी आपकी सैमुअल्सन ने। ये सारी की सारी मैंने प्रॉफिट थ्योरी आपको बता दी है ताकि कोई क्वेश्चन इनमें से भी आता है आप उसको अटैम्प्ट अच्छे से कर पाओ। तो ये सारी प्रॉफिट की थ्योरीज हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। जब कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएं, हम इसकी कर्व बना लेते हैं। ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट होकर जाती है और ये यहाँ पर इक्वल है। यहाँ पर हम ई पॉइंट ले लेते हैं। तो स्लोप क्या है इसमें, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है ना ही इन्फिनिट है। तो स्लोप इसमें क्या है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसमें स्लोप आपका आ जाएगा ज़ीरो। एवरेज कॉस्ट का स्लोप क्या आ जाएगा, ज़ीरो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज़ द थ्योरी ऑफ। मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग जो आपकी क्वांटिटी थ्योरी है वो किस थ्योरी पे डिपेंड है, उसमें क्या चीज़ पढ़ी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन वैल्यू ऑफ मनी, सेकंड प्राइस डिटर्मिनेशन, थर्ड है नॉमिनल इनकम एंड लास्ट इज डिमांड फॉर मनी। तो इसका आंसर है आपका फोर्थ, डिमांड फॉर मनी। क्वांटिटी थ्योरी आपकी सारी की सारी डिमांड फॉर मनी की थ्योरी को ही स्टडी करती है, बाकी इसमें कोई रिलेशन नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर बच्चों को वैल्यू ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी में ही कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मनी देख लेते हैं वो कि वो मनी से ही रिलेटेड होगी, बट राइट आंसर आपका क्या होगा, डिमांड फॉर मनी। नेक्स्ट इज द अब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय। जो आपका एब्जॉर्प्शन अप्रोच है वो किसने दिया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में। पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी सारे अप्रोचेज भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपकी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने कौन सा अप्रोच दिया था, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था आपको मॉनेटरी अप्रोच। तो मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑप्शन आपको रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी मार्शल एंड लर्नर की। तो मार्शल एंड लर्नर ने आपके दिया था इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इलास्टिसिटी अप्रोच देखो एक ही एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं। हैबलर पढ़ लेते हैं। हैबलर ने आपकी दी थी फॉरेन एक्सचेंज और स्टेबिलिटी की थ्योरी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फॉरेन एक्सचेंज एंड स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब जो आपका एब्जॉर्प्शन अप्रोच थ्योरी है वो दी थी सिडनी अलेक्जेंडर ने। तो आपका थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिक्स, पेब्रिज सिंगर हाइपोथेसिस किससे रिलेट करता है। फर्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से, सेकंड टर्म्स ऑफ ट्रेड, थर्ड प्रिवेंसी ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ये सारी के सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ की ही बात की गई है। तो आपका पेब्रिज सिंगर हाइपोथेसिस रिलेट करता था टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज से। ये सारे के सारे टर्म्स ऑफ ट्रेड की थ्योरी में पढ़ा जाता था। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट ट्रेड क्या है। मर्केंटलिस्ट थे एक ऐसे बिलीव के जो सोचते थे कि हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल कैसे हो सकती है। तो उनके अकॉर्डिंग ट्रेड क्या है, वो आपकी पॉजिटिव सम गेम है, इनफाइनाइट सम गेम, ज़ीरो सम गेम या नेगेटिव सम गेम। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है जो ज़ीरो सम गेम, ये करेक्ट हो जाएगा। और ज़ीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि जो गेम्स हैं एक पार्टिसिपेंट के, मतलब अगर कोई पर्सन जीता है, समवन हैज़ विन,
तो दूसरे को हारना भी पड़ेगा। तो ये जो सम है वो इक्वल हो जाता है। अगर हम मानकर चलें कि एक पार्टिसिपेंट को गेन या लॉस हो रहा है किसी यूटिलिटी गेन करने से, वो किससे बैलेंस हो जाती है, दूसरे पर्सन के गेन या लॉस से। मतलब अगर एक विन किया तो दूसरा लॉस कर जाता है। यही इसी को हम लोग ज़ीरो सम गेम का नाम दे देते हैं। इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपका इनकम टैक्स कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल, सेकंड एबिलिटी टू पे, थर्ड विलिंगनेस टू पे, या नन ऑफ दिस। इनकम टैक्स लगाया कैसे जाता है? मतलब जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी टैक्स को भरने की, उसमें टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है, और जिसकी एबिलिटी कम होती है उसको टैक्स कम लगाया जाता है। इसका मतलब इनकम टैक्स किस पे बेस है? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे। एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगाया जाता है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन सोलोज ग्रोथ मॉडल द आउटपुट पर कैपिटा इज अ फंक्शन ऑफ, आपका सोलो ग्रोथ मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है कि आउटपुट पर कैपिटा किसका फंक्शन है सोलो के मॉडल में? लेबर आउटपुट रेशो, कैपिटल आउटपुट रेशो, टेक्निकल प्रोग्रेस, या कैपिटल लेबर रेशो। तो आपका आंसर आएगा कैपिटल एंड लेबर की रेशो पे ये डिपेंड करता है, K/L, कैपिटल लेबर रेशो पे। 10th लास्ट क्वेश्चन, लिबिस्टन इन हिज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस ट्रीट पॉपुलेशन एज, लिबिस्टन ने अपनी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस में पॉपुलेशन को किसका फैक्टर माना है? इनकम जनरेटिंग, इन्वेस्टमेंट इंड्यूसिंग, इनकम डिप्रेसिंग, या फिर मार्केट एक्सपेंशन। तो लिबिस्टन ने माना था पॉपुलेशन को इनकम डिप्रेसिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, हमारी इनकम जो है पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ती है, पॉपुलेशन का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो लोगों के मन में डिज़ायर कम हो जाता है ज़्यादा चिल्ड्रन का। इंक्रीज इन इनकम, द डिज़ायर टू हैव मोर चिल्ड्रन डिक्लाइन। इसी वजह से इसको वो लोग इनकम डिप्रेसिंग का नाम देते हैं। तो ये हमारे 10 MCQ हो चुके हैं फुली डिटेल के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे। थैंक यू।